प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास संदर्भित है मौर्यकालीन प्रश्नोत्तर श्रृंखला को, यानी कि इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रश्नोत्तर श्रृंखला भाग 3। इसके पीछे मैंने मौर्यकाल से संबंधित 2 प्रश्नोत्तर श्रृंखलाएं करा रखी हैं, भाग 1 और भाग 2। उम्मीद करता हूं कि वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपने देखी होगी और उन प्रश्नों को हल कर लिया होगा। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में भी आपको करना वही है, अपने पास रखना है एक पेपर और रखनी है एक पेन। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं और उसके 4 ऑप्शन पढ़ूं, वैसे ही आपको प्रश्न संख्या के साथ उसका उत्तर लिख लेना है और जब मैं आंसर दूं तो अपना उत्तर आपको वहां से मिला लेना है। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आप देखा करिए और अपनी तैयारी का आकलन किया करिए। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? ऑप्शन ए द्वितीय स्तंभलेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी चतुर्थ शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। अब अगर प्रश्न के ऑप्शन की बात करें और पूछा गया है धम्म का अर्थ बताया है, अगर आपने वीडियो क्लास को ध्यान से देखा होगा, ठीक है, यानी कि एक बार फिर मैं बता देना चाहूँगा कि मौर्य वंश से संदर्भित 22 वीडियो क्लास मैंने छोटे छोटे भागों में करके बना रखी है और हर भाग अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आपको समय मिले तो आप उसे भी देखते रहिएगा। तो वहाँ जब हम लोगों ने अशोक के स्तंभ लेखों की चर्चा की थी तो वहां हमने देखा था कि अशोक ने अपने स्तंभ लेखों में अधिकतर धम्म के बारे में ही चर्चा की है। वहीं अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखवाते हैं कि धम्म क्या है और इसके बारे में चर्चा उस स्तंभ लेख में की गई है। इसी स्तंभ लेख में यानी द्वितीय स्तंभ लेख में ही ब्राह्मणों, श्रमणों और भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार का उल्लेख भी किया गया है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ए द्वितीय स्तंभ लेख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? इस प्रश्न की बात करें तो पहला ऑप्शन है ए महापात्र, ऑप्शन बी धर्म महामात्र, ऑप्शन सी राजुक और ऑप्शन डी पुलिस। तो अगर आपने अशोक के बृहद शिलालेखों वाली वीडियो क्लास पूरे ध्यान से देखी होगी तो वहाँ मैंने एक स्तंभ लेख पढ़ा रखा था, बृहद शिलालेख पढ़ा रखा था। वो था 5वां बृहद शिलालेख और उसमें हम लोगों ने देखा था अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी और इसकी नियुक्ति जनता के कल्याण और सुख की अभिवृद्धि के लिए तथा धर्म की निगरानी के लिए की गई थी। यानी कि जनता के नैतिकता को ये देखता था कि जनता नैतिकता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है या नहीं। यानी दूसरे प्रश्न का सही आंसर बी धर्म महामात्र। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक के समकालीन थे? ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी देवानामपिय तिस्सा, ऑप्शन सी मुताशिबा, ऑप्शन डी पकंदुला। अब इस प्रश्न की बात करें तो इतिहासकारों में जब शुरुआत में अशोक के अभिलेख और उसके स्तंभ लेख शिलालेख मिलने शुरू हुए तो जो देवानामपिय शब्द मिला तो प्रारंभ में इतिहासकारों ने इसका सामंजस्य श्रीलंका के एक शासक से लगाया था जिसका नाम था तिस्सा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी देवानामपिय तिस्सा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेखों में उल्लिखित है? अब इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन ए है करुआकी, ऑप्शन बी है तिस्सा रक्षिता, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन डी कुमार देवी। अगर आपने इसके पीछे की प्रश्नोत्तर श्रृंखला ध्यान से देखी होगी तो वहाँ एक स्तंभ लेख की मैंने चर्चा की थी और वो स्तंभ लेख था कौशाम्बी स्तंभ लेख या वर्तमान प्रयागराज स्तंभ लेख। ऐसा इसलिए कि पहले ये कौशाम्बी में ही था लेकिन अकबर द्वारा ये इलाहाबाद मंगा लिया गया और आपको बताइए इलाहाबाद का नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, और मात्र अशोक की एक रानी है करुआ की जिसकी चर्चा उसके अभिलेखों में मिलती है। ठीक है, यानी इसका आंसर हुआ ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है। ठीक है, तो पीछे भी वीडियो क्लास में मैंने बता रखा था कि धम्म प्राकृतिक भाषा में और जब इसे हम हिंदी में लेकर आते हैं तो ये धर्म हो जाता है धर्म। ठीक है, तो 5वें के ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन है पाली भाषा में, सी ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा में, डी ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा में। यानी सही आंसर हुआ इसका सी प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कनिष्क, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई असुविधा होगी। ठीक है, यानी इसका सही आंसर है सी, क्योंकि उसी के अभिलेखों पे हम देखते हैं कि देवानामपिय
जो प्राकृत भाषा में है वो लिखा हुआ है, और उसको हिंदी में अगर हम रूपांतरित करें तो वो हो जाता है देवताओं का प्रिय। और ये भी आपको याद होगा कि अशोक के साथ साथ एक और मौर्य शासक था जिसका नाम था दशरथ, उसने भी देवानांपी की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? इसकी भी चर्चा पीछे हम लोगों ने कर रखी है। ए ऑप्शन है मिनांडर, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है कनिष्क और डी ऑप्शन है हर्ष। अगर एलिमिनेटिंग पद्धति से अगर देखें तो ए और डी तो हो नहीं सकता, यानी कि इन दोनों के समय कोई भी बौद्ध संगीति नहीं हुई थी। अशोक और कनिष्क दो ऑप्शन इसमें हैं जिनके समय बौद्ध संगीति हुई थी। और अगर पीछे आप लोगों ने प्रश्नोत्तर श्रृंखला देखी होगी तो वहाँ मैंने द्वितीय प्रश्नोत्तर श्रृंखला के आखिरी में इसको डिस्कस किया था, आखिरी प्रश्न में, और वहाँ हमने बताया था कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र तिष्य ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था? ए राज्य प्राप्ति के चौथे वर्ष, बी राज्य प्राप्ति के 8वें वर्ष, सी राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष, डी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि राज्य प्राप्ति और अशोक के राज्याभिषेक में 3 से 4 साल का अंतर हमें देखने को मिलता है, और जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी 8वें प्रश्न का सही उत्तर है डी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। 9वें प्रश्न की बात करें, यानी अगला प्रश्न अपना प्रतिवेदक का कार्य था। ए राजस्व एकत्र करना, बी सेना का नेतृत्व करना, सी प्रांतों का शासन करना, डी घटनाओं की सूचना देना। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो क्लास देखी होगी तो इसका आंसर भी देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसका सही आंसर है डी घटनाओं की सूचना देना। अशोक अपने प्रतिवेदकों को ये आदेश देता है कि मैं सोता रहूं, ठीक है, या कुछ भी करता रहूं, जनता के प्रत्येक हाल से प्रतिवेदक मुझे लगातार उनके हाल से परिचित कराते रहेंगे। ऐसा किस बृहद शिलालेख में करता है? अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसा वो अपने 6ठे बृहद शिलालेख में इस तरह की घोषणा करता है। तो यहाँ पे आंसर है डी घटनाओं की सूचना देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? अब इस प्रश्न पे हमें ये ध्यान रख लेना है कि इसका ए ऑप्शन है निग्रोध, बी है मोगलपुत्तिश, सी है उपगुप्त और डी है वसुमित्र। तो यहाँ दो बौद्ध परंपराएं हैं जिसके तहत इसके यहाँ दो ऑप्शन सही होंगे, ए और सी दोनों। निग्रोध की बात करें तो दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और दिव्यावदान ऐसा कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? इस प्रश्न को भी पीछे हम लोगों ने हल कर रखा है। ए 9वें वर्ष में, बी 12वें वर्ष में, सी 20वें वर्ष में, डी 26वें वर्ष में। अगर आपको याद होगा कि लुम्बिनी की यात्रा के समय वो रुम्मनदेई अभिलेख उत्कीर्ण करवाता है, और रुम्मनदेई अभिलेख में ही वो इस बात की चर्चा करता है कि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इस वजह से यहाँ वो भू राजस्व की राशि 1/6 से घटा करके कर देता है 1/8 भाग। तो इसका सही आंसर है सी 20वें वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? ठीक है, अब अशोक के शासन के समय की प्रांतीय राजधानियों की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो वहाँ कुछ प्रांतीय राजधानियाँ मैंने आपको बता रखी थी। अगर किसी को याद हो तो वो इस चीज़ को देख सकता है। ठीक है, देखने का मतलब कि आपके दिमाग में भी होना चाहिए। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी ऑप्शन है तोशाली, सी ऑप्शन है सुवर्णगिरी और डी ऑप्शन है धौली। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, ठीक है, दूसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, तीसरा अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, चौथा प्राची या प्राची अथवा पूर्व देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और पांचवा कलिंग जिसकी राजधानी तोशली। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी उसके प्रांतों की राजधानियाँ थीं और डी धौली किसी भी उसके प्रांत की राजधानी नहीं थी, इसलिए इसका सही आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? द्विभाषित अभिलेख का मतलब कि अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख भी हमें मिले हैं जो सीमावर्ती जगहों पर मिले हैं जहां उन अभिलेखों को 2 भाषा में लिखवाया गया है। तो इसके ए ऑप्शन की बात करें तो लगमान, बी ऑप्शन की बात करें तो सारेकुना, सी ऑप्शन की बात करें तो तक्षशिला और डी ऑप्शन की बात करें तो सहबाजगढ़ी। अब इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा बी सारेकुना।
ये जो सरेकुना अभिलेख है वो वर्तमान अफगानिस्तान के पास से मिला है और ये यूनानी और आर्मेइक 2 लिपियों में उत्कीर्ण है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी नालंदा, डी वल्लभी। चारों ऑप्शन की बात करें तो अगर आपने वीडियो क्लास को ध्यान से देखा होगा तो इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर रखी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाणक्य भी वहीं के आचार्य थे और उस समय वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी इसका सही आंसर है ए तक्षशिला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। ए सिक्कों का निरीक्षक, बी टकसाल का अध्यक्ष, सी खदानों का अध्यक्ष और डी चारागाहों का अध्यक्ष। अब जब अध्यक्ष प्रचार हम लोगों ने पढ़ा था, यानी 27 अध्यक्षों की जहाँ चर्चा की थी, वहाँ अगर आपको ध्यान होगा तो लक्षणाध्यक्ष का काम क्या था? तो लक्षणाध्यक्ष का काम था टकसाल का निरीक्षण करना, यानी कि टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था जहां सिक्के ढाले जाते थे, और सिक्कों का निरीक्षक हुआ करता था रूपदर्शक, और चारागाहों का अध्यक्ष हुआ करता था विविता अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ वेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी हर्ष, डी शशांक। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि अशोक अपने अभिलेखों में बार बार ये लोगों को आदेश देता है कि अगर कोई भिक्षु व भिक्षुड़ी संघ भेद, यानी कि संघ में कोई ऐसा कार्य करता है जिससे संघ को कोई फर्क पड़ता है, तो उस संदर्भ में उनके लिए कठोर दंड का विधान वो करता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ए तुषाश्प, बी सुविशाख, सी ताम्रलिप्ति, डी अरिकामेडु। ठीक है, अब थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है, तो ताम्रलिप्त जगह का नाम है, अरिकामेडु जगह का नाम है, बसते हैं दो, तुषाश्प और सुविशाख। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सौराष्ट्र का गवर्नर, तो सौराष्ट्र की चर्चा इसलिए हमें मिलती है कि वहाँ से हमें मिला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और उस अभिलेख में वो 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख है, और उस अभिलेख में पहले तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख हुआ है। दूसरे, यहीं से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और उस समय वहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त था। पीछे भी मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था, और उस समय राज्यपाल था तुषाश्प। ठीक है, जो एक यवन था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए तुषाश्प। और यहीं चलते चलते ये भी ध्यान रख लेना है कि अशोक के बाद जो हमें चर्चा मिलती है कि रुद्रदामन के समय झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया, और उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था सुविशाख। वहीं और आगे अगर हम चलें तो स्कंदगुप्त के समय झील के बांध भारी बारिश के कारण बांध टूट गया, और स्कंदगुप्त ने फिर से इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया, और स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था पर्णदत्त, और उसका पुत्र था चक्रपालित, जिसने इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसमें 4 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का विवरण मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? ए 260 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 280 ईसा पूर्व। अपना अपना दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 261 ईसा पूर्व। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये बताने के लिए दिए हुए हैं कि आपको वो उत्तर ढूंढना है जिसे हम कह सकते हैं कि ये मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था। तो ए है अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, बी अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, सी उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया, डी परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति। तो जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, हम एक ट्रेंड देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगता है, और वहाँ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अशोक के समय प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकृत थी, यानी कि सारी शक्तियां राजा में ही निहित थी, और राजा जैसे ही कमजोर होता था वैसे ही प्रशासन लचर हो जाता था। यानी सी ऑप्शन सही है, अशोक द्वारा संचालित शांति की नीति
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने जो शांति की नीति अपनाई वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी, यानी बी ऑप्शन भी सही है। ए अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, तो ये हम देखते हैं कि अशोक के बाद कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, यानी ये 3 ABC मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। ठीक है, और डी ऑप्शन देखें, परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति, तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति यानी पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथ, गज। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 1 2 3 सही है, डी 1 2 3 4 सही है। ठीक है, अब इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो चर्चा मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अगर हम देखें या मेगास्थनीज की इंडिका को अगर स्रोत माने तो हम देखते हैं कि मौर्य सेना में पदाति सैनिक भी थे, अश्वरोही भी थे, रथ भी थे और गज भी, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रलय कर का अर्थ था। तो जब मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था, मौर्यकालीन करों के बारे में, तो वहाँ शुरुआत में ही प्रलय कर की चर्चा मैंने कर रखी है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए एक आपात कर, बी अंतर्जातीय प्रलय संबंधों पर लगाया गया कर, सी विधवा प्रलय संबंधों पर लगाया गया कर, डी नियोग पर लगाया गया कर। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है ए एक आपात कर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। ए चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, बी गणिकाओं का प्रभारी, सी रंगमंच का प्रबंधक, डी सिक्कों का परीक्षक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा की है, अगर आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 में, तो अगर उसको आपने ध्यान से अगर सुन रखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। रूप दर्शक हुआ करता था सिक्कों का परीक्षक या निरीक्षक, यानी इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य। ए बंजर भूमि, बी राजकीय भूमि का राजस्व, सी चुंगी, डी शिल्पकारों पर लगाया गया कर। तो जो पहले प्रश्नोत्तर श्रृंखला हुई, दूसरी प्रश्नोत्तर श्रृंखला हुई, उसमें भी इसी तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। यहाँ बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो हमें याद है कि राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और राजकीय भूमि से होने वाले राजस्व को भी सीता कहा जाता था, यानी 23 का सही आंसर है बी राजकीय भूमि का राजस्व। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंडोक्रोश का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। जैसे ही मौर्य वंश की शुरुआत हुई वैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा था, और वहाँ पे यहाँ जो ऑप्शन है, ए जेम्स प्रिंसेप, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी विलियम जोन्स और डी मैक्स मूलर। तो जल्दी से आंसर दे डालिए। तो इसका सही आंसर होगा सी सर विलियम जोन्स। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले सैंडोक्रोश का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया था। जेम्स प्रिंसेप तो वो है ना जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे। ए जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, बी जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, सी जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, डी जो कब्रों से भरी होती थी। ठीक है, अब इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से आप लिख डालिए अपने कॉपी पर। तो देवमात्रिक और अदेवमात्रिक, ठीक है, ये दो प्रश्न मैंने वहाँ भी समझा रखा था पढ़ाते समय, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो अदेवमात्रिक भूमि पूछा हुआ है, यानी जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है, और जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से नहीं प्राकृतिक साधनों से होती थी उसे देवमात्रिक कहते थे। यानी जो किसान केवल वर्षा के जल पर निर्भर होते थे तो ऐसी सिंचाई को देवमात्रिक कहा जाता था, और जो कृत्रिम साधनों से सिंचाई होती थी उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में वो है अदेवमात्रिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पुष्यमित्र, डी हर्ष। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लिख डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, पढ़ाते समय भी हो चुकी है, जब हम मौर्यकालीन संस्कृत पढ़ रहे थे तब भी हो चुकी है, और जब उस शासक के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हो रही है। तो यहाँ इसका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद ही होगा कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं श्रवणबेलगोला यानी वर्तमान कर्नाटक के मैसूर में, जहाँ वो संलेखना पद्धति या संथारा या निषिद्ध पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग करते हैं, अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में गद्दी छोड़कर। याद आया? ठीक,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं रखा, लेकिन तब भी आप देख लीजिए। ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है सातवाहन, सी गुप्त, डी वर्धन। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर है बी सातवाहन। तो ये ध्यान में रखना है कि सातवाहन वंश पहला वो वंश था जिसने भारत में भूदान की प्रथा की शुरुआत की। और मौर्य वंश में हम क्या देखते हैं कि भूदान नहीं दिया जाता था, बल्कि उस भूमि से होने वाले केवल राजस्व का ही दान किया जाता था। यानी भूमि का मालिक राजा ही होता था, उससे जो राजस्व होता था वो दानकर्ता को दी जाती थी। लेकिन आगे चल के जब सातवाहनों का काल आया तो वहाँ पूरी तरीके से भू अनुदान की बात मिलती है कि वो पूरी भूमि दे दी जाती थी जिसको दी जाती थी। ठीक है, ये सातवाहनों से इसकी शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें कहा जाता था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है राजुक, बी युक्त, सी अमात्य, डी धम्म महामात्र। तो पीछे जो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, जहाँ धम्म महामात्र की चर्चा हुई थी। तो वहाँ ध्यान रखना है कि उसकी नियुक्ति भले ही जनता के नैतिक आचरण के परीक्षण के लिए की गई थी, लेकिन उसका एक काम धम्म का प्रचार भी करना था। तो 28वें का सही आंसर है डी धम्म महामात्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? ए भाब्रू, बी 13वां शिलालेख, सी 7वां शिलालेख, डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ए भाब्रू शिलालेख। ठीक है, इसी से अशोक के भाब्रू शिलालेख से ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम है उसकी जानकारी हमको मिलती है। ये उसका लघु शिलालेख था, भाब्रू या बैराट। इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे भाब्रू अभिलेख लिखा हो, लघु शिलालेख, ठीक है, या बैराट लघु शिलालेख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायोनिसियस एवं हेराक्लीज की सामान्यतः पहचान किनसे की जाती है? अगर आपने वीडियो क्लास देखी होगी तो इसका भी उत्तर आपको मालूम होगा। ए ऑप्शन है इंद्र एवं यम, बी ऑप्शन है सूर्य एवं कार्तिकेय, सी ऑप्शन है अरुण एवं वरुण, और डी ऑप्शन है शिव एवं कृष्ण। तो यहाँ मेगास्थनीज की इंडिका में मेगास्थनीज ये वर्णित करता है कि अधिकतर भारतीय शिव की पूजा करते थे, लेकिन मथुरा में कृष्ण की पूजा होती थी और शिव को डायोनिसियस और कृष्ण को हेराक्लीस कहा गया है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डी शिव एवं कृष्ण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए अकराध्यक्ष, बी लवणाध्यक्ष, सी लोहाध्यक्ष, डी शून्याध्यक्ष। तो अगर आपने अध्यक्ष प्रचार ध्यान से पढ़ रखा होगा तो इस प्रश्न में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खानों का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा गया है अकराध्यक्ष। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 3 दिए गए हैं, लवणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष और शून्याध्यक्ष। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? ए रुद्रदामन, बी खारवेल, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है बी खारवेल। ठीक है, कलिंग का शासक था खारवेल जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया, और इस अभिलेख में वो नंद वंश की भी चर्चा करता है। और वहीं से हमको पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था, और महापद्मनंद पहला ऐसा शासक है भारतीय इतिहास में जिसने नहर का निर्माण करवाया था। और यही खारवेल ये भी चर्चा करता है कि जब अशोक से पहले महापद्मनंद ने कलिंग की विजय की थी और वहाँ से जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था पाटलिपुत्र, और खारवेल इसी अभिलेख में ये चर्चा करता है कि खारवेल आक्रमण करता है मगध पर और वहाँ से वो जिनसेन की प्रतिमा वापस उठा लाता है कलिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी रुद्रदामन, डी पुलकेशिन। थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा मैंने कर रखी है कि जो सौराष्ट्र प्रांत था वो मौर्य साम्राज्य से काफ़ी दूर था, तो वहाँ के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की ही जाती थी। ठीक है, लेकिन 150 ईस्वी के आसपास हमें एक अभिलेख मिलता है जिसे हम कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त और डी अशोक। तो जो पहली प्रश्नोत्तर श्रृंखला थी वहाँ भी इसी तरह का एक प्रश्न था, लेकिन यहाँ प्रश्न का रूप बदला हुआ है। अब अगर
इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त अपने मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा करते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे वृषल यानी कुलहीन बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोश। तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने द्वितीय प्रश्नोत्तर श्रृंखला और पहली प्रश्नोत्तर श्रृंखला उसमें कर रखी थी कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं और उसमें जो 7वां अंग है वो है मित्र। ठीक है, यानी 35 का सही आंसर है सी। ठीक, तो ये 35 क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको मैंने कराया है और इसे आप ध्यान से देख लीजिए और इसकी व्याख्या जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए। 35 के आगे कि जो प्रश्न हैं उनका आंसर मैं आपको कल दूंगा और कल ही आपको संविधान से संबंधित एक वीडियो क्लास भी मिलेगी। तो इतना आप तैयार करिए। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो यानी इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। चलिए, इतना तैयार करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।